नहीं जा पाता। और TDS का सिद्धांत टाइम डिस्टेंस शील्डिंग। तुम बोलो टाइम क्या है, टाइम का क्या मतलब है इसमें? किरण तुम बताओ, टाइम से क्या मतलब है इसमें? तुम्हें याद नहीं है तो तुम कल कैसे छुट्टी पे? इसको कितने समय में रेडिएशन तुम बताओ TDS का पूरा कितने समय में देना है और कितनी दूरी पे देना है? कुछ भी याद नहीं कर रहे हो, सब ऐसे ही चल रहा है। कौन बोलेगा तुम में से? तू बोल। कम से कम टाइम में एक्सपोजर होना चाहिए सर। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हो 1/d²। और शील्डिंग मतलब प्रॉपर जैसे लेड बैरियर के पीछे अपन को करना चाहिए। शील्डिंग में क्या क्या आता है? तुम बोलो क्या क्या है शील्डिंग? सर लेड एपिन होता है 1.5 mm का और लेड बेरियर होता है 0.25 mm का। लेड बैरियर नहीं सर क्या? लेड एप्रिन कितने mm का? लेड शील्ड होता है 1.5 mm का और लेड एपिन होता है 0.25 mm का। क्या होता है उसमें? अंदर क्या होता है? लोहा होता है क्या प्लास्टिक होती है, क्या होता है? हाँ, और तुम बताओ अगली शील्डिंग। शील्डिंग का और भी तो है शील्डिंग में, नहीं यार क्या करके आओगे तुम पेपर? तुम बोलो क्या नाम है? वंदना है? बताओ शील्डिंग में और कौन कौन सी चीजें? तुम बताओ। लेड विंडो में कितने mm का लेड होता है? कौन सा होता है उसमें? इसमें तो ठोस वाला है, और जो लेड ग्लास है उसमें लिक्विड होता है, ठीक है? और इसके अलावा थायराइड शील्ड है, गॉनेट शील्ड है। तुम्हें इतने सारे लिखाई थी, तुम्हें याद तो ही। ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स। उसके अलावा जहाँ मशीन लगी हुई है वहाँ क्या होता है? क्या सिद्धांत बताया था उसका? व्युत्क्रम वाला। मशीन जिस कमरे में लगी हुई है उस कमरे में बताया था वो कमरा कैसा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए, वो सारा बताया था ना। ईंट की दीवार और 15 सेंटीमीटर की कंक्रीट की दीवार और और IR में 27 सेंटीमीटर की दीवार होनी चाहिए, 18 सेंटीमीटर की और 10.6 कंक्रीट की दीवार होनी चाहिए इंची में। ठीक बात, बिल्कुल सही। और मोबाइल कोई मशीन है, अब चूंकि वो मोबाइल है, यदि उसको किसी कमरे में फिक्स कर दिया और CR में मूवेबल है, कहीं भी उसको मूव करते हैं, किसी भी ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे, कभी इस टेबल पे कभी इस टेबल पे, यदि उसको कहीं फिक्स कर दिया, चाहे वो मोबाइल मशीन है या CR मशीन है, तो उसकी शील्डिंग के लिए किस तरह का रूम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखो मोबाइल यूनिट जो होती है, क्योंकि अलग अलग जगह जाके मूव करती है, अपन को लेड एप्रिन पहन के एक्सरे करना होता है। बट अगर कहीं उसको फिक्स कर दिया गया है, कई बार कई जगह मोबाइल एक्सरे ही होता है और उसको फिक्स कर देते हैं, इसको यहाँ से नहीं हिलाना, यही एक्सरे करना है। यदि वो किसी रूम में फिक्स की जाती है तो उस पर फिक्स्ड मशीन वाले सारे नॉर्म्स लागू होते हैं। क्या होते हैं फिक्स्ड मशीन पे? क्या क्या नॉर्म्स हैं? जो दीवारें हैं वो 9 इंच की होनी चाहिए, 23 सेंटीमीटर वाली ईंट की और 15 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर छत होनी चाहिए। हाँ, वो जब है यदि धरातल पे लगी हुई है तब तो ठीक है, और अगर अपन कहीं फर्स्ट फ्लोर पे या ऐसी जगह लगा रहे हैं, छत पे लगा रहे हैं, तो वो जो छत है वो कितने कंक्रीट की होनी चाहिए? 1.5 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए, और उसकी छत भी 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और दीवारें 23 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कहीं आपको लगे कि मोबाइल का तो सर ने बताया था कि भाई मोबाइल यूनिट है, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी किसी कमरे में फिक्स कर रखी है, इसमें तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर CR मशीन या मोबाइल मशीन किसी रूम में फिक्स कर दी जाती है तो उसमें फिक्स्ड मशीन वाले नॉर्म्स लागू होते हैं, ये लिख लो। सर CR में CT की पावर आ जाती है, मतलब जैसे CT इसके लिए तो नहीं कम उसकी होती है। यदि कोई मोबाइल एक्सरे मशीन या CR मशीन
किसी रूम में फिक्स कर दी जाती है तो उसमें फिक्स्ड एक्सरे मशीन के लिए जो नॉर्म्स हैं शील्डिंग के फिक्स्ड एक्सरे मशीन के जो नॉर्म्स हैं वही नॉर्म्स लागू होते हैं। जैसे दीवारों के बारे में लिख लो, लिख लिया। यदि फिक्स्ड कर दी है वो मशीन, मोबाइल ही हो चाहे या सीआरएम हो, तो उसमें फिक्स्ड एक्सरे मशीन के जो नॉर्म्स है, ईआरबी के नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स फॉलो करने होंगे अपन को। उसकी चारों दीवारें, अगर कोई विंडो है तो वो कितनी ऊपर होनी चाहिए, है ना, 6 फीट ऊंची या 2 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ जो एक्सरे विकिरण है, ये जो विकिरण निकल रहा है, इसकी सेफ्टी का उत्तरदायित्व किसका होता है? जो एम्प्लॉयर होता है, जो अपन को नौकरी दे रहा है, जहाँ अपन नौकरी कर रहे हैं, उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपन को सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कराए। और जैसे TLD बैज है ना, और एप्रिन है, इन सब की व्यवस्था एम्प्लॉयर कराता है। ये जो फैसिलिटी है, शील्डिंग वाली फैसिलिटी, ये एम्प्लॉयर का उत्तरदायित्व है या एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो AERB के नॉर्म्स के अनुसार शील्डिंग उपलब्ध करवाए। लिख लिया। सर, जो बेरियम विंडो होती है ना, वो PV की बनी होती है, तो उसमें सर एक्सरे कैसे पार कर जाती है? फिर एक्सरेज तो पार, वो उसका इतना कम वो रहता है कि उससे एक्सरे एकदम पार हो जाती है। लिमिट जैसे होती है। हाँ, जैसे अपन कागज़ को देखें, मैंने आपको एक बार बताया था ना, इस पर कागज़ से तुरंत पार हो जाएगी एक्सरे। उसी के आगे लकड़ी कर दें, उससे भी पार हो जाएगी। अपना हाथ है या कोई पार्ट है, उससे भी पार हो जाती है। और आगे अगर शील्डिंग लेड की, उससे बिल्कुल पार नहीं करेगी। कंक्रीट है, उसको पार नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, तो इनके अलग अलग ये थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। प्रेग्नेंट लेडी जो जैसे अपने एम्प्लॉई है वो एक्सरे करती है, उनके लिए तो अलग से वो होगी। हाँ, उनका एम्प्लॉयर कोई है, फीमेल स्टाफ है, ठीक है। यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा रेडिएशन नहीं लगना चाहिए, देख लो, है ना। और सर जो रेडिएशन, यदि कोई स्टाफ, फीमेल स्टाफ है, महिला कर्मचारी रेडियोग्राफर है और वो प्रेग्नेंट है, तो 1 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा रेडिएशन उसको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यदि 1 मिलीसीवर्ट रेडिएशन उसको लग जाता है, उसको तुरंत एक्सरे वाले स्थान से हटा के, जहाँ एक्सपोजर हो रहा है वहाँ से हटा के अन्यत्र से ड्यूटी कराई जाती है, रजिस्ट्रेशन पे या सोनोग्राफी में, अन्य जगह, ठीक है ना, महिलाओं को। अपन एक्सपोज करते हैं, जैसे एक्सरे किया रूम के अंदर, तो रेडिएशन कितनी देर तक रहता है? जैसे ही अपन एक्सपोज करते हैं उसी टाइम रेडिएशन निकलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल, अगर अपन देखें देसी भाषा में, तो एक बल्ब अपन स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ किया, लाइट बंद हो गई, उसकी तरह काम करता है। क्योंकि ये रेडिएशन अपन उस जितने टाइम उसमें देते हैं उतने ही टाइम के लिए ही रेडिएशन रहता है और उसके बाद तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो रूम के अंदर रेडिएशन नहीं रहता है। जब मशीन ऑफ पोजीशन में होती है, वो सेफ पोजीशन में होती है। मशीन ऑफ है तो सेफ पोजीशन में, ठीक है। मतलब माइक्रो सेकंड के लिए जो से बटन में। और जब एक्सरे मशीन ऑन होती है तो अपन को
कम से कम टाइम उस रूम में रहना है, और एक्सपोजर के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं रहना। जैसे ही एक्सपोजर अपन करते हैं, एक्सपोज करते हैं, पेशेंट का एक्सरे करते हैं, उस टाइम हमें अंदर कभी नहीं रहना है। यदि किसी पेशेंट को बच्चा है या कोई ऐसा पेशेंट है उसे होल्ड करना हो तो रेडियोग्राफर को कभी होल्ड नहीं करना है। उसके अटेंडेंट हैं, उसके परिवार के जो कोई लोग हैं, उनको लेड एप्रिन पहना कर, ये ध्यान रखना, पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट को होल्ड करने के लिए लेड एप्रिन पहना के उसको करना है। ऐसा नहीं आप उसको ऐसे ही खड़ा कर दो तो उसे डायरेक्ट रेडिएशन लगेगा। अगर आपने ऐसे किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसको आप डायरेक्ट रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट के अटेंडेंट को। पेशेंट को तो रेडिएशन लग रहा है क्योंकि उसका एक्सरे हो रहा है, और पेशेंट का अटेंडेंट है तो उसको रेडिएशन नहीं लगे, इसके लिए उसको लेड एप्रिन पहनाकर होल्ड करना है। अपन को कभी होल्ड नहीं करना पेशेंट। और हमेशा जब भी एक्सरे करेंगे तो अपन लेड बैरियर के पीछे खड़े होके, या फिर जो विंडो है लेड विंडो, उधर आके कंसोल पे वहाँ करना है, वहीं खड़े नहीं रहना है। गेट बंद रखना है, और गेट में लेड होता ही है, तुम्हें पता ही है। तो आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ कि रेडियोग्राफी, फिक्स जो रेडियोग्राफी है उस टाइम अगर आप एक्सरे कर रहे हो तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, अपन क्या क्या अपन को प्रिकॉशंस रखने हैं, बताइए। ये आपको सब पढ़ा दिया है मैंने, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं बता चुका हूँ कि एक्सरे करने जा रहे हो, दोबारा अपन रेडियोग्राफी कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सरे मशीन पे रेडियोग्राफी कर रहे हैं, तो क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक्सपोज करते टाइम सभी मतलब रेडियोग्राफर्स को बाहर होने चाहिए, लेड बैरियर लेड ग्लास के बाहर होने चाहिए, पूरी सेफ्टी के साथ। अटेंडेंट को लेड एप्रिन पहना कर उसको करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो TLD बैज आपको पहनना है, हमेशा TLD बैज पहन के रखना है, क्योंकि TLD बैज नहीं पहनोगे ड्यूटी पे आते ही आपको TLD बैज, जहाँ भी आपकी नौकरी लगे, जहाँ आपकी पोस्टिंग हो, आप अपने TLD बैज बनवाएं। TLD बैज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वार्टरली आपको रिपोर्ट देता है, और क्वार्टरली इसका AERB से परमिसेबल है 10 मिलीसीवर्ट, ठीक है ना, और एक साल में 20 मिलीसीवर्ट, ठीक है। ये तो TLD बेस तो रजिस्टर्ड रहता है ना बोर्ड में, हाँ, फिर वो जैसे वहाँ इसमें तो बहुत सारे वो कर्मचारी सभी जाते हैं प्राइवेट, फिर उन सबके पास भी कुछ नहीं है ना, होना चाहिए। जो भी रेडिएशन वर्कर है सबके पास AERB के रूल है, सभी के पास TLD बैज होना चाहिए। कारण ये है ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, रेडिएशन कितना घातक है, कितना नुकसान कर रहा है, इसके बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही चलते रहते हैं। उनका जैसा मैंने बताया, एम्प्लॉयर का उत्तरदायित्व है कि उसको TLD बैज उपलब्ध कराए। अब जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, वो मांग ही नहीं रहे उससे, वो कह ही नहीं रहे। तो ये तुम्हें इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जब भी तुम लोग ड्यूटियाँ करो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा TLD बैज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप ड्यूटी पे आएंगे तो अपना TLD बैज यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। और क्या क्या था उसमें जो सावधानियाँ बताइए तुम्हें? लेड बैरियर के पीछे एक्सपोज करना है, ठीक है। और कम से कम टाइम में सर एक बार में एक्सरे हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं कि 2-3 बार रेडिएशन लग रही है पेशेंट को। कम से और? कम रेडिएशन बेस्ट क्वालिटी की, कम से कम रेडिएशन लगे पेशेंट को और अच्छे से अच्छी इमेज प्राप्त हो। TDS के सिद्धांत पे टाइम कम देंगे, डिस्टेंस प्रॉपर रखेंगे, और शील्डिंग का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये TDS का सिद्धांत तजीवन तुम्हारे काम आएगा। टाइम कम देना है, ठीक है ना, और डिस्टेंस प्रॉपर होएगी, और शील्डिंग का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो, ये लिखा कि नहीं तुमने? लिख के रखो ये भाई। TDS का अपन को ध्यान रखना है, TDS के सिद्धांत को अपनाना है। कम से कम टाइम, प्रॉपर डिस्टेंस, और शील्डिंग। शील्डिंग में जितने भी हैं वो तुमने लिख ही रखा है। शील्डिंग का अलग से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। जितने भी शील्डिंग वाली चीज़ें हैं, लेड बैरियर, लेड एप्रिन, गोनाल शील्ड, थायराइड, और हैंड ग्लव्स, गोगल्स आता है, चश्मे भी आते हैं इसके लेड के, है ना, IR में यूज होता है वो। तो इनको अपन को अपनाना है, तब एक्सरे करना है।
ठीक है। तो अपन TLD बैच पहन के जैसे काम कर रहे हैं, जब काम खत्म हो जाता है, ड्यूटी अपनी खत्म होगी, तो उस TLD बैच को अपन को सेफ जगह पे रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन बाहर यहाँ रख गए, एक्सरे रूम के बाहर कंसोल पे रख दिया, वो भी गलत है। जब जो रेडिएशन रहित, मतलब जहाँ रेडिएशन नहीं है उस जगह पे इसको स्टोर करना होता है, वहाँ रखना रहता है TLD बैच को। वरना यहाँ तुमने रख दिया, थोड़ा बहुत रेडिएशन आ रहा है तो उससे थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होता रहेगा, तुम्हारी रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि TLD बैच को अपन को प्रॉपर जगह पे रखना है, यानी कि जहाँ रेडिएशन ना हो उससे दूर रखना है। तो TLD बैच जो होता है ये अपन को रेडिएशन से बचाता है, क्या करता है? आप ये ना समझें कि TLD बैच लगा लिया तो मैं रेडिएशन से बच गया, ऐसा नहीं होता है। TLD बैच सिर्फ अपन को जितना रेडिएशन लगा है उसको मापता है, वो बताता है कि हमारे शरीर को कितना रेडिएशन लगा है, ठीक है ना। हाँ, हर 3 महीने में क्वार्टरली आता है, ये हर 3 महीने में आता है। और क्वार्टरली 10 मिलीसीवर्ट, ईयरली 20 मिलीसीवर्ट, है ना। और इसी वजह से बाई चांस 30 मिलीसीवर्ट लग जाए एक साल में, लेकिन 5 साल में 100 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सर जैसे रेडियोग्राफर के लिए तो पर ईयर 20 मिलीसीवर्ट है, तो रेडियोग्राफी स्टूडेंट के लिए कितना होता है? स्टूडेंट के लिए लिखाया था ना तुम्हें यार? नहीं लगाया। नहीं लगाया? चलो आज उसका भी लिखाएंगे तो, है ना, उसका भी लिखाएंगे। और जो पूरे अपने भारतवर्ष में जितने रेडियोग्राफर, रेडिएशन वर्कर्स, रेडियोलॉजिस्ट जो भी काम कर रहे हैं रेडिएशन का, उनके TLD बैच का जो स्टडी की गई, तो उसका औसत जो निकल के आया है 0.64 मिलीसीवर्ट पर ईयर। पूरा आंसर लिखोगे तभी पूरे नंबर आएंगे। आप इसको पूरा लिखें। पूरे भारतवर्ष में रेडिएशन वर्कर्स, रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट एवं अन्य जो रेडिएशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं TLD बैच लगाकर, उनका जो विकिरण की मात्रा का जो औसत निकाला गया वो 0.64 मिलीसीवर्ट पर ईयर निकला है, जो कि पेशेंट का 1 मिलीसीवर्ट AERB ने निर्धारित किया है, उससे भी कम है। इस पूरे सेंटेंस को आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भाई पेशेंट के लिए 1 मिलीसीवर्ट का निर्धारित किया हुआ है। और ये सब कैसे संभव हुआ है कि 1 मिलीसीवर्ट से भी ज़्यादा जा रहा है? क्योंकि TDS को अप्लाई कर रहे हैं सभी, और शील्डिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मशीनें अच्छी गुणवत्ता की आ गई हैं, है ना, तो इसलिए अभी रेडिएशन कम लगता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आप लोग याद करके नहीं आ रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आप याद करो सारे अपने क्वेश्चंस जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको। ऐसे नहीं कि तुम आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मशीन लगती है, जैसे कोई मशीन कहीं लगनी है किसी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी विभाग में कोई अच्छी मशीन लग रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस जहाँ जिस रूम में मशीन लगनी है उसका लेआउट देखा जाता है, उसकी दीवारें चेक की जाती हैं, विंडो गेट में लेड का वो है कि नहीं, ठीक है। तो इसको RSO द्वारा ये बना के तब प्रिक्योरमेंट दिया जाता है, ठीक है। मशीन की प्रक्रिया का तुम्हें बताया था ना, मशीन कैसे लगती है, कैसे होगा बोलो पहले, क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होगा? लेआउट RSO पहले लेआउट चेक करता है, हाँ, डोजीमीटर से उसकी वो रेस देखता है, भाई KV और मशीन लगी नहीं तो कहाँ से आ जाए? मशीन लगी नहीं
डॉक्यूमेंट लगने मशीन के जब बाद लगी नहीं तो फिर बाद उसका वो कैसे देख लेगा मोटा ही डोज? देखते हैं इसके बारे में। ये आरएसओ प्रोक्योरमेंट के लिए पहले सारे जो उसका जहाँ मशीन लगनी है उस कमरे की जांच होगी, प्रॉपर वे में जो AERB के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार रूम बना हुआ है कि नहीं, और दीवारें उतनी मोटाई की हैं कि नहीं, ठीक है ना। इन सब को चेक करने के बाद तब RSO प्रिक्योरमेंट देता है, ठीक है। और प्रिक्योरमेंट 1 साल के लिए मान्य रहता है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर उनको मशीन लगानी होती है। मशीन जब लग जाती है तब उसका QA होता है, ठीक है। टेस्ट और QA होने के बाद या मशीन इंस्टॉलेशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर उसका QA करा के लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ये लिख लो, मशीन इंस्टॉलेशन होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उस मशीन का